हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस सेशन में। और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। हमारी चल रही है जी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज, और उसी में अभी हम लोग करने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। चलिए तो ज्यादा लेट ना करते हुए चलते हैं कहां, क्लास में, और करते हैं क्वेश्चन। आइए जी, सबसे पहले क्या आपको पता है कि नेट वाला भैया का टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहां आपको डिटेल सारे जो व्हाट्सएप नोट्स जो आते हैं वो आपका मिल जाएगा। प्लस आपको कोई क्वेरी करनी हो तो व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, ये नंबर आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है। चलिए जी, तो सबसे पहला जो काम है क्वेश्चंस बनाने का, उसको शुरू करते हैं। आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। कह रहा व्हाइल एवरेजिंग रेट्स, एक बात बताइएगा, एवरेजिंग रेट्स एंड रेशियोज, जो रेट्स और रेशियो को एवरेज करता है वो कौन सा मीन है, देखिएगा। कह रहा है व्हाइल एवरेजिंग रेट एंड रेशियोज वेयर टाइम फैक्टर इज वेरिएबल एंड द एक्ट बीइंग परफॉर्म्ड इज कांस्टेंट। तो वहां क्या फैक्टर है, टाइम फैक्टर है ना। तो टाइम फैक्टर क्या है, वेरिएबल है, और जो एक्ट किया जाना है वो कांस्टेंट है ना। तो कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज एप्रोप्रिएट। मैं जब आपको क्लास ले रहा था तो मैंने आपको बताया था कि जब भी टाइम फैक्टर की बात होगी, एवरेज रेट की बात होगी, तो वहां हम हार्मोनिक मीन का यूज करते हैं, है ना। किसका यूज करते हैं, हार्मोनिक मीन। तो आंसर क्या हो जाएगा, हार्मोनिक मीन। ये देखिए, ये चार्ट मैंने ऑलरेडी आपको बताया भी है और दिखाया भी है। मैं आपको थोड़ा सा बड़ा करके दिखा दे रहा हूं। ये देखिए एवरेज फैक्टर की बात, एवरेज फैक्टर बोल रहा हूं, एवरेज रेट की बात किसने करी है, हार्मोनिक मीन ने। स्पीड, प्रोडक्शन और कॉस्ट, ये टाइम वाला जो चीज है, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस, वो कहाँ, यहीं पे पढ़ा जाता है, इसलिए हार्मोनिक मीन मैंने इसको आपको ऑलरेडी बता रखा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में चलें। आइए सर क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। सर क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, कह रहा है if two regression coefficient are 0.8 and 1.2, which one of the following is the value of coefficient of correlation। सर coefficient of correlation कैसे करते हैं, तो सर bxy इंटू byx, यही तो है अंडर रूट, इसी को तो बोलते हैं। हाँ जी सर, तो यही था r जी। तो एक का वैल्यू 0.8 दिया हुआ है, दूसरा का वैल्यू 1.2 दिया हुआ है, अंडर रूट करिए तो आ जाएगा कितना, r इक्वल टू हो जाता है 9.6 बार, सॉरी 0.96 होगा, सॉरी ये देखिए कितना होगा, अंडर रूट में 0.96। और अगर आप अंडर रूट करके इसका वैल्यू निकालेंगी, ठीक है, तो r इक्वल टू आ जाएगा 0.97। ये आप देख लीजिएगा करके, मैं आपको रूट निकालने तो नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत टाइम कम है। तो ये आप अंडर रूट इसका करेंगे तो निकल जाएगा। तो ये बात तो आपको पता ही है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बेसिक से एग्जांपल था। और एक चीज और समझाने वाली ये बात है कि जब भी हमारा रिग्रेशन कोएफिशिएंट दिया होता है, रिग्रेशन कोएफिशिएंट का जो सिंबल होता है दोनों सेम होता है, और इसके जो आंसर्स आएंगे वो हमेशा 1 से नीचे आएंगे। एक अगर रिग्रेशन कोएफिशिएंट का वैल्यू 1 से ज्यादा चला भी जाएगा तो दूसरे का रिग्रेशन कोएफिशिएंट का वैल्यू हमेशा 1 से कम होगा, तब जाके वैल्यू 1 के बराबर ऑलमोस्ट पहुंच पाएगी। बात समझ में आई। तो यही इसका कहानी था और इसमें कुछ नहीं कहा गया। तो 0.97 आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में चलें। आइए सर क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है देखते हैं। कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। कौन सा स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल ट्रू है ना। तो देखिए आइए, कह रहा फॉर अ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन b1 बीटा 1 इज 0। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या हुआ सर, तीनों चीज बराबर, जहां सिमेट्री है ना, मीन मीडियन और मोड, है ना, ये बराबर है तीनों, है ना। तो वही कह रहा है बीटा 1 इक्वल टू 0, यानी कि तीनों बराबर हैं। तो ये तो बात बिल्कुल सही कह रहा है। कुर्टोसिस मींस लैक ऑफ सिमेट्री, क्या बात कर रहे हो सर, ये तो लैक ऑफ सिमेट्री कौन बताता है सर, स्क्यूनेस बताता है। B2 कैन बी नेगेटिव, नहीं सर कभी नहीं, तो ये तो गलत है। स्क्यूनेस स्टडीज द फ्लैटनेस और पीकनेस ऑफ द कर्व, क्या बात कर रहे हो, स्क्यूनेस स्टडी फ्लैटनेस तो बिल्कुल सही है, लेकिन पीकनेस, ये देखो ऐसे ना बनता था, ये हाँ ये ऐसे वाला डायग्राम बनता था, और जो पीकनेस बताता था, ये पीकनेस कि कौन कहाँ पे है, फिर कौन सा ये है, ये कौन बताता था सर, पीकनेस की बात कुर्टोसिस करता था, और फ्लैटरनेस की बात करता था कौन सर, फ्लैटरनेस की बात करता था स्क्यूनेस। तो देखो पीकनेस तो सर स्क्यूनेस में तो नहीं होगा, फ्लैटनेस ठीक है, यानी कि पीकनेस गलत है, और लिख दिया तो ये गलत हो गया। तो ये भी गलत, ये भी गलत और ये भी गलत, आंसर 1 नंबर। ठीक है, चलिए
क्वेश्चन नंबर 4 में चलें। कह रहा विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट है। ठीक है, चलिए देखिए। कह रहा अलजेब्रिक सम ऑफ डेविएशन टेकन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन इज 0। बिल्कुल सही है, ये सिग्मा dx करके दिखाया था ना 0, यही वाला आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताया था। ये हमेशा क्या है, डेविएशन ऑफ मीन अरिथमेटिक मीन से हमेशा क्या होता है, 0 होता है। ये तो बात बिल्कुल सही है। The sum of the absolute deviation taken from median is the largest, ऐसा कुछ भी नहीं है, कहीं लिखा गया नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। कह रहा स्टैंडर्ड डेविएशन इज ऑलवेज लेस देन रेंज 100%। The sum of the square of deviation of a given set of observation is minimum when taken about arithmetic mean। हाँ, ये भी बात बिल्कुल सही है। ये तो प्रॉपर्टीज है किसका, मीन का प्रॉपर्टीज है ना। ये मीन का प्रॉपर्टीज, इसको देखिएगा कि जब सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ क्या है डेविएशन, ठीक है, तो जब अरिथमेटिक मीन से निकालेंगे तो वो क्या होता है, सबसे कम होता है। ये बात ध्यान में रखिएगा, ये प्रॉपर्टीज है मीन का। तो मीन का प्रॉपर्टीज पढ़ के जाइएगा, आंसर आपका हो जाएगा सेकंड नंबर, क्योंकि वो गलत वही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में चलें। बिल्कुल, कह रहा अ स्केल दैट मेजर्स अ फेयर सैंपल ऑफ द टास्क एंड स्किल्स एक्चुअली नीडेड फॉर अ जॉब इन द क्वेश्चन इज नोन एज। क्वेश्चन में बोल रहा है कि टास्क और स्किल्स की जरूरत है, तो भाई ये कंटेंट वैलिडिटी की बात कर रहा है। चलिए नेक्स्ट चलें। हाँ जी सर, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में चलिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6, कह रहा है विच अमंग द आर मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और मेजर्स ऑफ लोकेशन। तो सर मीन है, मोड है और मीडियन है। रेंज और वेरिएंस तो क्या है सर, वो तो डिस्पर्सन का पार्ट है। तो ए, सी और डी आंसर हो गया थर्ड, इसमें कौन सी बड़ी बात थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 चलें सर। बिल्कुल चलिए क्वेश्चन नंबर 7, इसमें क्या दिक्कत है। कह रहा विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिकल सिचुएशंस पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी यूज्ड। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन किस किस सिचुएशन में यूज किया जा सकता है। तो सबसे पहले पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर लें। तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन क्या था सर, ये रेयर इवेंट्स के लिए होता था ना, ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन जो रेयर इवेंट्स के लिए हो। जैसे अगर अब मैं बात करूं किसी किताब में एक प्रिंटिंग मिस्टेक्स की गलती बहुत कम है ना, तो इसीलिए इसमें बोला जाता था कि सक्सेस के जो चांसेस है ऑलमोस्ट 0 हैं और फेलियर के चांसेस ऑलमोस्ट 1। ऑलमोस्ट क्यों, क्योंकि सर ये बात मैंने क्लास में बता रखी है, ऑलमोस्ट 1 इसलिए क्योंकि थोड़ा बहुत भी तो चांसेस है, वही चांसेस के लिए ऑलमोस्ट लगा दिया। जैसे अगर मैं बोलूं एक किताब में प्रिंटिंग मिस्टेक्स 1 है, सिर्फ एक मिस्टेक है, तो वही एक मिस्टेक की वजह से ऑलमोस्ट लगा दिया गया। तो सक्सेस के चांसेस क्या, ऑलमोस्ट 0। इस पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में सक्सेस मतलब गलती ढूंढना, तो गलती तो ऑलमोस्ट 0, तो सॉरी ऑलमोस्ट, हाँ ठीक बात, सक्सेस के चांसेस ऑलमोस्ट 0, इसमें क्या है नहीं मिलेंगे। ठीक है, चलिए जी, तो कह रहा है क्या हाँ नेक्स्ट कह रहा है नंबर ऑफ कस्टमर अराइविंग एट सुपरमार्केट पर आवर, ये भी क्या है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है। उसके बाद क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ टाइपोग्राफिकल एरर्स पर पेज इन टाइप मटेरियल। देखो कोई भी टाइप मटेरियल है उसमें टाइपोग्राफिकल एरर्स कितना, बहुत रेयर, तो रेयर इवेंट्स के लिए ये था, तो सर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, हाँ जी सर। चलिए कह रहा नंबर ऑफ एक्सीडेंट टेकिंग प्लेस पर डे ऑन ए बिजी रोड, ये भी बात बिल्कुल सही है, रेयर इवेंट्स हो गया। अरे भाई 160 करोड़ हिंदुस्तानी जनता में से अगर रोज 2 लाख एक्सीडेंट हो ही जा रहे हैं, तो क्या फर्क पड़ने जा रहा है, मतलब फर्क तो ऐसे पड़ रहा है, लेकिन अकॉर्डिंग टू पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इसका कोई मतलब नहीं बनता है। डाइस थ्रोइंग प्रॉब्लम, सर ये तो बात हम लोग प्रोबेबिलिटी में पढ़ते हैं, तो ये तो नहीं होगा डी। चलिए क्वेश्चन नंबर कह रहा है नंबर ऑफ डिफेक्टिव मटेरियल सेल ब्लेड्स इन अ पैकिंग मैन्युफैक्चर्ड बाय अ गुड कंसर्न। तो भाई साहब अगर कुछ ब्लेड पूरा मैन्युफैक्चरिंग में जहां हो रहा है वहां से खराब भी डिफेक्टिव निकल जाए, तो भी ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा है। तो जो भी रेयर इवेंट्स की बात करेगा ना वो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो यानी कि ए, बी, सी और ई, डी नहीं होगा, यानी कि सेकेंड नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में चलें सर। बिल्कुल चलिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि टेस्ट दिया गया है, तो काय स्क्वायर टेस्ट को हम लोग बोलते हैं गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट, यानी कि आपका डी का थर्ड। चलिए डी का थर्ड क्रस्कल वालिस टेस्ट, ठीक है, इसको बोलते हैं नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है, जो कंपेयर करता है मीन्स ऑफ मोर देन 2 पॉपुलेशन ग्रुप, है ना जी सर। उसका जेड टेस्ट, जेड टेस्ट क्या है, पैरामेट्रिक टेस्ट होगा ना, जेड टेस्ट तो पैरामेट्रिक टेस्ट होगा जी सर, क्योंकि टी टेस्ट जैसे लास्ट टेस्ट होता है। ठीक है, तो हो जाएगा टेस्टिंग द डिफरेंस बिटवीन मीन्स और 2 सैंपल, 2 सैंपल के मीन के बीच में। और सी का हो जाएगा जी
आपका अनोवा टेस्ट एनालिसिस ऑफ वेरिएंस जो कहता है कंपेयर करता है मीन ऑफ मोर देन 2 पॉपुलेशन, मोर देन से ज्यादा, मोर देन 2 पॉपुलेशन के लिए सर आपका अनोवा है, या इसको एफ टेस्ट भी बोल देंगे, या और जेड टेस्ट जो है 2 मीन ऑफ सैंपल ग्रुप के लिए है, जो ये भी क्या है आपका पैरामीट्रिक टेस्ट ही है। तो चलिए बनाइए, ए का 2, बी का 4, सी का 1, डी का 3, यानी कि फर्स्ट नंबर। आइए नेक्स्ट चलें, आइए सर नेक्स्ट चलते हैं। कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन अ रिसर्च प्रोसेस टू कैरी आउट द ऑर्डरली सिस्टमैटिक रिसर्च। देखिए स्टार्ट्स में रिसर्च भी है तो इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब पूछ दिया है कि भाई साहब सिस्टमैटिक रिसर्च का प्रोसेस बताइए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे प्रॉब्लम को, और प्रॉब्लम के बेस पर हम फाइंड करेंगे हाइपोथेसिस, और हाइपोथेसिस जब फाइंड कर लेंगे तो भाई साहब रिसर्च डिजाइन बनाएंगे, उसके बाद डेटा कलेक्ट करेंगे और फिर इंटरप्रिटेशन, और आपका क्या करेंगे रिपोर्ट राइटिंग। तो सी के बाद फिर हो गया आपका ए के बाद हो गया डी, CAD यानी कि सेकंड नंबर। चलिए नेक्स्ट चलें, आइए सर क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है if a population from which a sample is to be drawn does not constitute a homogeneous group, stratified sampling technique is generally applied in order to obtain the representative sample। बिल्कुल सही बात है कि अगर कोई पॉपुलेशन होमोजेनियस ग्रुप का नहीं है यानी कि हेट्रोजेनियस ग्रुप का है, और हेट्रोजेनियस ग्रुप में स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग टेक्निक ही तो यूज होता है। ये तो बात बिल्कुल सही कह रहा है चाचा जान। उसके बाद कह रहा है इन द केस ऑफ सैंपल्स Z test is applied even the population standard is not available। स्मॉल सैंपल्स के लिए Z टेस्ट नहीं सर, Z टेस्ट लार्ज सैंपल के लिए है। तो ये तो क्या हो जाएगा सर, ये तो गलत हो जाएगा। तो फर्स्ट करेक्ट, सेकंड इनकरेक्ट, यानी कि थर्ड नंबर। ये देख लीजिए हेट्रोजीनियस सैंपल के लिए स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग, और होमोजेनियस सैंपल के लिए क्लस्टर सैंपलिंग, और T टेस्ट फॉर स्मॉल टेस्ट। तो ये बात बिल्कुल सही है। अब चलिए नेक्स्ट चलें, आइए सर क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जहां सब कुछ बराबर हो। ये देखिए थोड़ा सा यार, ठीक है चलिए, तो जहां सब कुछ बराबर हो, है ना, ये वाला ये था ना, मीन मीडियन और मोड तीनों बराबर हो। चलिए इसका आप कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं, दिख रहा है आपको स्क्रीन पर? जी सर। चलिए विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है हमको ये बताना है ना। आओ देखो, कह रहा है द मीन ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में भी नेगेटिव और पॉजिटिव। बिल्कुल सही है, मीन नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकता है, तो ये तो सही है ना। द फॉर एनी नॉर्मल रैंडम वेरिएबल एक्स पी, मतलब मीन ज्यादा हो सकता है, फिर इधर हो जाए। ये क्या बोल रहा है, देखो ये जो म्यू है ना, मोर देन और इक्वल टू, मोर देन लेस देन और इक्वल टू, ये दोनों, ये लेस देन है म्यू से और ये मोर देन है, ठीक है, म्यू से, तो ये 50% है। ये बात भी बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलत है नहीं सर, ठीक है। कह रहा एवरी पेयर ऑफ वैल्यूज ए द कर्व ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज बेल शेप्ड एंड सिमेट्रिक। बिल्कुल बेल शेप्ड ही तो होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसा वाला शेप है ना, और सिमेट्रिक मतलब तीनों बराबर होना। तो ये तीनों क्या है सर, ये तीनों नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का है। आगे देखिए, तो जब तीनों है तो चौथा नहीं होगा। कर्टेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑलवेज लेस देन 3, ऐसा नहीं, ऑलवेज लेस देन 3 नहीं होता है, तो ये आपका क्या हो गया, गलत हो गया। देखिए दिया हुआ मीन मीडियन मोड क्या है, इक्वल है, नॉर्मल कर्व बेल शेप्ड सिमेट्रिक है, टोटल एरिया कर्व है इक्वल टू 1, और नॉर्मल कर्व एक्सिस करता है, नेवर टच द बेस लाइन, मतलब असिम्प्टोटिक बोलते हैं इसको, है ना। जी सर, तो यही था आपका ये आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए कह रहा व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड टू एक्सेस द रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्डिनल वेरिएबल। ऑर्डिनल वेरिएबल को रैंक करने के लिए रैंकिंग होता है आपका, है ना, तो उसको स्पियर्समैन रैंकिंग कोरिलेशन कहा गया है, स्पियर्समैन RHO। आंसर आपका यही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 चलें सर, बिल्कुल चलिए। क्या कह रहा है, कह रहा स्पीरियस रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स इज एक्सप्रेस्ड एज, कैसे एक्सप्रेस करेंगे, कह रहा है अपरेंट रिलेशनशिप दैट इज सो क्यूरियस दैट डिमांड्स फर्दर अटेंशन। नहीं सर, इसको तो नहीं करना है। कह रहा है रिलेशनशिप दैट अपीयर्स टू बी ट्रू बिकॉज ईच वेरिएबल इज रिलेटेड अ थर्ड वन। हाँ ये बिल्कुल सही कह रहा है, तो आपका आंसर यही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 चले, बिल्कुल चलिए सर, आइए। कह रहा विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर हाईली एक्सप्रेस रिलेटेड टू स्टैटिस्टिकल टेस्टिंग। ठीक है, तो हाईली राइटली एक्सप्रेस, सही तरीके से एक्सप्रेस कौन कर रहा है। चलिए आइए देखते हैं,
कह रहा है व्हेन एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज आर टू स्मॉल एंड द वैल्यू ऑफ x2 will be overestimated will result too many rejections of the null hypothesis। फिर से देखो क्या कह रहा है कि when the expected frequencies are too small, बहुत छोटा हो, value of का स्क्वायर overestimated will result too many rejections of the null hypothesis। बिल्कुल सही बात बोल रहा है, ठीक है। काई स्क्वायर टेस्ट सर स्मॉल में ये अगर एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी बहुत छोटा आ जाएगा तो नल हाइपोथेसिस का बहुत सारा रिजेक्शंस होगा। ये काई स्क्वायर टेस्ट की बात कर रहा है, ये तो बिल्कुल सही है। कह रहा है मैन विटनी टेस्ट अज्यूम दैट पॉपुलेशन इज नॉर्मल, ऐसा है क्या? नहीं सर, ये बिल्कुल गलत है। कह रहा है क्रुस्कल वालिस टेस्ट इज सिमिलर टू वन वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, बिल्कुल सही बात है। द होमोजेनिटी, ठीक है, the homogeneity variance means the test is concerned with the hypothesis that the identical means came from the same population। नहीं सर, ये तो गलत है ना। तो आंसर क्या है? उसके बाद क्या है? स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूशन इज बाय नॉर्मल, एक स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन इज बाय डेफिनेशन नॉर्मल, बात तो सही है। चलिए आंसर क्या हो जाएगा? ए, सी और ई। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? मल्टी स्टेज सैंपलिंग। सर मल्टी स्टेज सैंपलिंग, अच्छा रुक जाइए, इसमें नहीं समझ में आ रहा है। फिर सिस्टमैटिक, सिस्टम की वजह से है ना। तो बी का कह रहा है एलिमेंट्स ऑफ पॉपुलेशन अरेंज्ड, देखो ये सिस्टमैटिक है, यहाँ अरेंज्ड है, तो ये तो इसी का आंसर हो जाएगा। जजमेंट सैंपलिंग, जजमेंट सैंपलिंग हो जाएगा जी स्पेसिफाइड नंबर ऑफ रिस्पॉन्डेंट बेस पोजीशन। हाँ देखो ये देखो डिजायर्ड इंफॉर्मेशन, ये सी का 1 है ना। उसके बाद स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटिफाइड अभी बताया, हेटेरोजेनियस, ये देखो अब ए का जो बच गया वही हो जाएगा, ए का वाइड स्प्रेड पॉपुलेशन रैंडम सैंपलिंग नॉट पॉसिबल, तो ये हो गया ए का 3rd, बी का 4, सी का 1 और डी का 2, यानी कि सेकंड नंबर ऑप्शन। चलिए कह रहे हैं arrange the following steps in the sequence for testing statistical hypothesis। भाई साहब हाइपोथेसिस टेस्ट करना है ना। तो हाइपोथेसिस टेस्ट करने के लिए सबसे पहले क्या काम करेंगे? सबसे पहले हम टेस्ट करेंगे, नहीं सर बाद में फ्रेमिंग करेंगे हाइपोथेसिस का। जी सर, पहले हम क्या करेंगे? हाइपोथेसिस को फ्रेम करेंगे। उसके बाद क्या सैंपल डेटा कलेक्ट करेंगे? नहीं सर, उसके बाद लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस डिसाइड करेंगे और तब जाके हम सैंपल डेटा कलेक्ट करेंगे, फिर हम जाके टेस्ट करेंगे और तब जाके रिजल्ट हम देंगे, यानी कि बी, फिर डी, फिर सी और ए और तभी यानी कि फर्स्ट नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, which one of the following summary measures the denote the degree of loop sideness। सर डिग्री ऑफ लूप साइडनेस जो की बात जो करता है वो मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस करता है, तो इसलिए आंसर क्या हो गया? स्क्यूनेस। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 चलें। सर बिल्कुल आइए, कह रहा था विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट सही है? द सम ऑफ द एब्सोल्यूट डेविएशंस मेजर्ड फ्रॉम मीडियन इज द लीस्ट, तो यही सही है स्टेटमेंट है भाई। एब्सोल्यूट डेविएशंस में जब हम मेजर करते हैं मीडियन से तो वो सबसे कम होता है, बिल्कुल सही। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। कह रहा है each value given series multiplied by constant k the variance of the new series would be equal to the variance of given series। नहीं ये गलत, फिर ये भी गलत। जब वही से पूछा है तो फिर दिमाग क्यों लगाना। चलो नेक्स्ट चलें। which one of the following statement is false, कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है? ये बात ध्यान में रखिएगा। कह रहा है रिग्रेशन कोएफिशिएंट आर इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन बट नॉट ऑफ स्केल, बिल्कुल सही बात है। रिग्रेशन ये आपका इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन होता है, स्केल से इंडिपेंडेंट नहीं होता है। कह रहा है बोथ रिग्रेशन कोएफिशिएंट कैन नॉट अज्यूम अ वैल्यू इग्नोरिंग अलजेब्रिक साइन ग्रेटर देन 1। तो ये सही तो कह रहा है, ये भी सही है। बोथ रिग्रेशन कोएफिशिएंट कैन नॉट अज्यूम ए वैल्यू, हाँ बिल्कुल सही, कोई अज्यूम वैल्यू नहीं कर सकते, तो ये भी सही हो रहा है। यहाँ गलत पूछा है ना, तो गलत कौन देखते हैं। कह रहा है रिग्रेशन कोएफिशिएंट टू वेरिएबल्स में हैव अ डिफरेंट अलजेब्रिक सिंबल्स, नहीं सर रिग्रेशन कोएफिशिएंट का हमेशा एक ही सिंबल होता है, तो ये तो गलत हो गया, यहाँ डिफरेंट सिंबल्स नहीं होगा। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ओरिजिन एंड स्केल, हाँ ये कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो है ओरिजिन और स्केल दोनों से इंडिपेंडेंट होता है, तो ये बात तो बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या हो गया? 3rd नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 चलें। सर 20 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है which one of the following measures the central tendency is not affected by the presence of extreme values in the data of distribution। अब सर कौन सा पोजिशनल एवरेज बोलते हैं,
पोजिशनल एवरेज जो होगा वो आपका एक्सट्रीम वैल्यू से इफेक्ट नहीं करेगा। चलिए, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। सर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉपर्टीज पूछा है, आइए देखते हैं। मे बी सिमेट्रिकल और स्क्यूड, नहीं सर ये यहां कंफर्म होता है, ये सिमेट्रिकल ही होता है। मे बी की बात आ रही है तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में जाएगा, तो ये ए वाला गलत हो गया। यूनिमॉडल बेल्स प्लस सिमेट्रिकल, ये इसका है। असिम्प्टोटिक टू एक्स एक्सिस, ये भी है। एम और पी आर टू पैरामीटर्स, सर बी सी यू एन, हाँ ये एम पी नहीं होना चाहिए, यू एन ये स्टैंडर्ड डेविएशन ये होना चाहिए पैरामीटर्स, और यही इसका आंसर सही होना चाहिए। हाँ एम और पी नहीं होता है यहाँ। एम और पी किसके लिए बताओ तो? सर ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा है, तो ये भी गलत है, तो बी सी और ई आंसर हो जाएगा ये। चलिए, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग सैंपल्स आर नॉन रैंडम और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल्स। तो नॉन रैंडम सर ये तो है क्लस्टर, क्लस्टर हो जाएगा, कोटा भी हो जाए, नहीं नहीं एक मिनट, सॉरी क्लस्टर नहीं, कोटा हो जाएगा, कोटा हो जाएगा, परपसिव हो जाएगा, है ना, कोटा हो जाएगा, परपसिव हो जाएगा, और कोई है रेप्लिकेटेड क्लस्टर नहीं, ये नहीं होगा, तो बी और डी सिर्फ यही हो जाएगा। कॉमर्स सितंबर का शिफ्ट है। आइए, कह रहा विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टैटिस्टिकल आइडेंटिटीज आर यूजफुल इन कंपेयरिंग टू रिग्रेशन इक्वेशन बेस्ड ऑन द डिफरेंट सैंपल साइज। तो इसके लिए एडजस्टेड आर स्क्वायर हम लोग यूज करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, कह रहा विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। कौन सा स्टेटमेंट जो है वो गलत है ना, तो कौन सा स्टेटमेंट गलत है आइए बताइए, मुझे बताइए। चलिए, कह रहा है अर्थमेटिक मीन इज यूज्ड टू मेजर द डेविएशन इन कैलकुलेटिंग स्टैंडर्ड डेविएशन ड्यू टू इट्स लीस्ट स्क्वायर प्रॉपर्टी। तो सर पहला स्टेटमेंट तो सही है ना। जेड स्क्वायर वैल्यू एक्स इज द रेशियो बिटवीन एक्स डिवाइडेड बाय, ये मेरे को गलत लग रहा है। द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज कैलकुलेटेड स्टैंडर्ड डेविएशन बेटा, ये बिल्कुल सही है। स्टैंडर्ड डेविएशन कैन बी इक्वल टू 0, बिल्कुल सही है, तो आंसर क्या हो गया सेकंड नंबर। चलो क्वेश्चन नंबर 25, which one of the following express is not correct to calculate the coefficient of correlation between two variable। अब देखिए coefficient of correlation का फार्मूला दिया है, जिसको तीनों फार्मूला आता होगा उसका बन जाएगा, नहीं तो नहीं बनेगा। देखिए ये भी है फार्मूला, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स एंड सॉरी सिग्मा एक्स एंड वाई डिवाइड बाय एन इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स और स्टैंडर्ड डेविएशन वाई, ये है, ये भी फार्मूला है, बिल्कुल है। एंड कोवेरिएंस ऑफ एक्स एंड वाई एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स और डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, ये फार्मूला नहीं है, यानी कि थर्ड नंबर आपका गलत हो जाएगा। कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन एप्टली डिस्क्राइब द ओनरशिप ऑफ इनकम एंड प्रॉपर्टी इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। किसी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में ओनरशिप के इनकम और प्रॉपर्टी को कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्राइब करता है। देखो एक नया क्वेश्चन है, ठीक है ना, हमें नॉर्मल पॉइजन और टी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है। ये पैरेटो डिस्ट्रीब्यूशन नया आया, इसका आंसर पैरेटो डिस्ट्रीब्यूशन है, एक नया तरह का डिस्ट्रीब्यूशन है जो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है और 80-20 का रेशियो माना जाता है। एक्चुअली ये देखो क्या रहा है, पैरेटो डिस्ट्रीब्यूशन नेम्ड आफ्टर इटालियन इकोनॉमिक्स एंड सोशियोलॉजिस्ट विल्फ्रेडो एंड पैरेटो, it sometimes referred as the Pareto principle 80-20 rule। 80-20 rule क्या है? The Pareto distribution is used describing the social, scientific, geographical phenomena and society। Pareto created the mathematical formula early 20th century that describe the inequalities wealth distribution। किसके लिए है? inequalities wealth distribution के लिए, that exists is the native of Italy, इटली के लिए। तो 80% of the country wealth was concentrated in the hands of the only 20% of the population। तो 80-20 का रूल यही कहता है, बस इतना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। ये वो क्वेश्चन होते हैं ना जिसको कभी कभी आंख बंद के मारना होगा। जैसे देखो हमने नॉर्मल पढ़ा, पॉइजन पढ़ा, एफ पढ़ा, लेकिन पैरेटो नहीं पढ़ा, तो ऐसे आंख बंद करके भी मार सकते हो। एक आध क्वेश्चन इग्नोर करने वाले होते हैं, वो होते हैं ना जो आपको डराने के लिए आ रहे हैं, बट आप बोलोगे अरे तुम क्या डराओगे, मेरे को तो ऐसे ही निकाल लेना है ना, तो वो क्वेश्चन है ये। चलिए अब कह रहे विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल। पहले आपके पास आया कौन? आपके पास नॉर्मल आया, आप बाइनोमियल आ रहा है। तो बाइनोमियल में क्या था? मे बी सिमेट्रिकल और स्क्यूड, तो बिल्कुल सही है। यूनिमॉडल नहीं सर, ये तो आपका नॉर्मल का पास। असिम्प्टोटिक सर नॉर्मल का पार्ट। एन और पी आर टू पैरामीटर्स, बिल्कुल सही है, यहाँ एन और पी ही पैरामीटर्स होते हैं, तो यानी कि ए डी आंसर क्या हो गया? ए और डी। यू एन ये तो पैरामीटर्स हैं उसके नॉर्मल के, तो ए और डी। चलिए नेक्स्ट चलें, आइए सर क्या कह रहा है। सबसे पहला कह रहा है मैच लिस्ट विद लिस्ट टू। तो ऑब्जेक्ट ये ओ माइनस सी का मतलब होता है ऑब्जेक्ट फ्रीक्वेंसी माइनस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का होल स्क्वायर डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। ये है होता है सर का स्क्वायर का, तो ए का 4, ठीक है, ए का 4 2 में है सर, बी का भी 2 है, तो बी का तो 2 डायरेक्ट है, ठीक है। अब सी का 1 होगा या 3rd होगा, ये बताइए मेरे को, कोई बताए मुझे?
ये मीन है, म्यू है, स्टैंडर्ड डेविएशन, तो ये तो भाई जेड टेस्ट ही होगा, और एसएस बिटवीन क्रस्कल वाले टेस्ट, तो ये हो गया। तो ए का 4, बी का 2, सी का 1, यानी कि थर्ड नंबर। चलिए अब नेक्स्ट कह रहा है प्रोबेबल एरर ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आर इज PE 1 माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट n। ये गलत है, इसमें 6 7 4 5 अगर लगा देता है यहाँ पे तो आंसर आ जाता है, या 2/3 1 माइनस आर स्क्वायर रूट n ये हो जाता तो भी इसका आंसर हो जाता, यानी कि ये गलत दिया गया। कह रहा है नल हाइपोथेसिस इज ट्रू बट द स्टैटिस्टिक्स रिजेक्ट्स इट। जब ट्रू हो रिजेक्ट कर रहा है तो इसको बोलता है टाइप 1 एरर। बिल्कुल सही बात बोल रहा है, तो पहला इनकरेक्ट, दूसरा करेक्ट, यानी कि सर ये 4 नंबर है, 4 नंबर हो जाएगा, ये देखिए, है ना। चलिए अब क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 30, आइए। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है ना। आइए देखते हैं। कह रहा है इंटरनल रिलायबिलिटी डिस्क्राइब्ड एज ए कंसिस्टेंसी ऑफ अ मेजर टेकन टू डिफरेंट पॉइंट्स एट टाइम। बिल्कुल रिलायबिलिटी कंसिस्टेंसी का पार्ट है, बिल्कुल सही है। उसके बाद क्या बोल रहा है डिस्ट्रीब्यूशन इज रैंडम वॉक इफ हैज अ मीन ऑफ 0 और वेरिएंस ऑफ 1। क्या सही है, बिल्कुल सही है। फिर क्या बोल रहा है, कह रहा है इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ इन स्कोर्स मेजर्ड ओवर टाइम दैट प्रोड्यूस अ वेरिएंस ऑफ लेस देन, नहीं सर ये बिल्कुल गलत है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कैन नॉट बी अप्लाइड, क्या बात कर रहे हो सर, अप्लाई तो कर सकते हैं रियल लाइफ सिचुएशन पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को। फिर फैक्टर एनालिसिस सुपरसीड्स मल्टीपल डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस, ये बिल्कुल बात सही है, यानी कि ए बी और ई आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए सर, कह रहा है इन स्टैटिस्टिकल एक्सपेरिमेंट एन इफेक्ट साइज इज डिस्क्राइब्ड एज। स्टैटिस्टिकल एक्सपेरिमेंट में इफेक्ट साइज को डिस्क्राइब किया गया है कैसे, ठीक है। तो इफेक्टिव टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में नहीं सर। प्रोबेबल सक्सेस ऑफ एक्सपेरिमेंटल मैनिपुलेशन नहीं सर। क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सपेरिमेंट इफेक्ट, हाँ सर ये बिल्कुल सही बात कर रहा है, क्योंकि स्टैटिस्टिकल एक्सपेरिमेंट वही बात होगा जहां क्वांटिटेटिव मेजरमेंट होगा और तब एक्सपेरिमेंटल इफेक्ट आपको दिख पाएगा, तो ये बात बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33, स्टैंडर्ड एरर ऑफ द स्टैटिस्टिकल मेजर इज ऑफ मेजर ऑफ किसका, मेजर ऑफ द एक्सटेंट ऑफ विच सैंपल मीन लाइकली टू डिफर फ्रॉम द पॉपुलेशन मीन। सैंपल मीन आपका डिफर किससे होगा, पॉपुलेशन मीन से, तो ये क्या है, स्टैंडर्ड एरर बोलते हैं इसको, है ना। एरर तो वही हुआ ना कि जब दोनों का डिफरेंस हो जाए, कुछ गलती दिख जाए, तो वही बोल रहा है स्टैंडर्ड एरर में क्या, कि सैंपल मीन डिफर हो जाए पॉपुलेशन मीन से। चलो क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन हैविंग अ वैल्यू ऑफ 0.87 इंप्लाइज दैट कोएफिशिएंट कोरिलेशन इज स्ट्रांग एंड पॉजिटिव। पहला वाला ही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है, देखिएगा। कह रहा द डिफरेंस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है ना। आइए, कह रहा डिफरेंस बिटवीन सैंपल वेरिएंस एंड पॉपुलेशन वेरिएंस इज रिप्लेस्ड बाय एक्स, बिल्कुल सही बात है। को क्या बोला, क्रोन बेंच अल्फा वैल्यूज लेस देन 0.30 इंडिकेट द रिलायबिलिटी ऑफ रिसर्च इंस्ट्रूमेंट, बिल्कुल नहीं। द वैल्यू ऑफ R2 इक्वल टू 1 में इंप्लाई द रिग्रेशन स्प्यूरियस, बिल्कुल सही। आइडेंटिकल ऑब्जर्वेशन ऑफ सैंपल पॉपुलेशन पैरामीटर्स, सैंपल का और पॉपुलेशन पैरामीटर shows that every sample can be substituted as a popula, बिल्कुल सही। randomized control trial is a qualitative approach to research, ये भी सही, यानी कि A B C और A तो ये आपका हो गया थर्ड नंबर आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है, देखिएगा 36 कह रहा है रिसर्च डिजाइन इज अ फ्रेमवर्क फॉर एवरी स्टेज ऑफ द कलेक्शन ऑफ एनालिसिस ऑफ डेटा। ये तो पहला ये हो गया क्वेश्चन। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्ट्रक्ट होल्ड ट्रू रिसर्च एनालिसिस एंड डिजाइन, तो कौन सा रिसर्च एनालिसिस और डिजाइन के लिए सही है ना। तो आइए पहला तो सही था कि रिसर्च डिजाइन क्या है, फ्रेमवर्क है हर स्टेज ऑफ कलेक्शन और एनालिसिस ऑफ डेटा के लिए। फिर उसके बाद देखिए द चॉइस बिटवीन द क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेथड्स इन रिसर्च एक्सपेरिमेंट डिपेंड्स अपॉन क्रोन बेंच अल्फा, नहीं बिल्कुल गलत बात बोल रहा है। एक्सपेरिमेंट एज ए सोर्स ऑफ डेटा इज नॉट एप्रोप्रिएट फॉर क्वालिटेटिव डेटा, हाँ बिल्कुल सही। एप्रोप्रिएट नहीं है एक्सपेरिमेंट्स क्वालिटेटिव डेटा के लिए, क्वांटिटेटिव डेटा के लिए एक्सपेरिमेंट क्या है आपका एप्रोप्रिएट है। प्लेगरिज्म इज द फेलियर ऑफ रिसर्चर टू एक्नॉलेज द बोरोड मटेरियल इन हिज पब्लिकेशन, बिल्कुल सही बात बोला। प्लेगरिज्म वही है चोरी पकड़ना, चोर कुछ वाला काम कि भाई कहीं और से कंटेंट उठाया बोल दिया अपना है। चलिए ई कंटेंट एनालिसिस इज अ मेथड कॉमनली यूज्ड इन क्वालिटेटिव रिसर्च टू
टू एड डेटा कलेक्शन, ये भी बात बिल्कुल सही कह रहा है। तो आंसर हो गया ए सी डी ई, बी तो गलत हो गया था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है इफ each वैल्यू इज गिवन सेट ऑफ इंक्रीज्ड बाय के नो चेंज इज द पियर्सन। सबसे पहले के तो किसको दे रहा है, कार्ल पियर्सन को, तो बोले और जो अदर है वो तो कट जाएगा, ये गया ये गया, ठीक है। उसके बाद कह रहा है नहीं सॉरी ये कैसे कटेगा, ये भी तो पियर्सन का ही है, तो सी थर्ड नंबर सिर्फ कटेगा। बाकी बोल रहा है कि अगर हम गिवन सेट को इंक्रीज कर रहे हैं तो क्या इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा या कोई चेंज नहीं होगा, तो कोई चेंज नहीं होगा, यही आपका आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है, the values in one of the series a bivariate data set are multiplied by constant k, which of the following would changes as a result of this। देखिएगा ध्यान से समझिएगा, मतलब बाइवेरिएट डेटा है उसको क्या किए, मल्टीप्लाइड किए के से, ठीक है, के से मल्टीप्लाइड करेंगे। तो आप मुझे एक बात बताइए, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन में हमने क्या पढ़ा था कि वो इंडिपेंडेंट है ओरिजिन और स्केल दोनों से, तो यहां तो कोई रिजल्ट नहीं होगा, ये तो गया। फिर रैंक कोरिलेशन, तो कोरिलेशन होता है, तो ये भी बात गया। अब क्या, अब स्टैंडर्ड डेविएशन में हमने ये पढ़ा था कि इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन होता है लेकिन स्केल से नहीं होता है, तो ये स्केल वाला काम करेगा और कोवेरिएंस भी वही काम करेगा, इसलिए आंसर हो गया क्या, बी। ये देखिए मैंने लिख रखा है कोरिलेशन क्या, इंडिपेंडेंट ओरिजिन और स्केल दोनों से है, और स्टैंडर्ड डेविएशन इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम ओरिजिन बट नॉट ऑफ स्केल, तो ये आपका आंसर हो जाएगा बी और सी। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। क्रिटिकल वैल्यू जेड का टू टेल टेस्ट का 0.5 का 1.96 होता है, बिल्कुल सही। फिर द क्रिटिकल वैल्यू ऑफ जेड टू टेल टेस्ट का 0.01 का 2.575 होता है। क्रिटिकल वैल्यू जेड वन टेल टेस्ट का सर अभी टू टेल्ड का 1.96 था, तो ये कहां से हो जाएगा, ये तो होगा ही नहीं। क्रिटिकल वैल्यू जेड फॉर लेफ्ट टेल्ड टेस्ट का 0.01 का 2.33 माइनस होता है, ये बिल्कुल सही बात है, यानी ए बी और डी थर्ड नंबर। अब आ जाइए जी, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसीडर्ड एज नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट, तो मैन विटनी टेस्ट, क्रस्कल वालिस टेस्ट और काय स्क्वायर भी कभी कभी कंसीडर कर ही लेता है, तो ए बी और ई यानी कि फर्स्ट नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 41, टी टेस्ट एंड एफ टेस्ट आर बेस्ड ऑन आइडेंटिकल अजम्पशंस, बिल्कुल बात सही कह रहा है। द टी टेस्ट इज यूज्ड फॉर कंपैरिजन बिटवीन टू ग्रुप्स, हाँ टी टेस्ट दो ग्रुप के लिए है। एफ टेस्ट इज यूज्ड फॉर कंपैरिजन बिटवीन मोर देन टू ग्रुप्स, एफ टेस्ट बोल दो या एनालिसिस ऑफ वेरिएंस बोलो, दोनों सही है, तो आपका क्या दोनों का दोनों स्टेटमेंट सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 चले, बिल्कुल चलिए सर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द मैन विटनी टेस्ट। सर एक तो नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है, ठीक है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, कोई गलत बोल रहे हैं सर, नहीं बिल्कुल आप गलत नहीं बोल रहे हैं। क्या इट रिक्वायर्स दैट सैंपल्स आर इंडिपेंडेंट, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद इट कैन बी यूज्ड व्हेन द पॉपुलेशन इन्वॉल्व्स आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, नहीं सर बिल्कुल नहीं। इट इज यूज्ड टू टेस्ट द नल हाइपोथेसिस दैट द टू पॉपुलेशन आर इन्वॉल्व्ड इन आइडेंटिकल, हाँ ये बात बिल्कुल सही है। इट इज ऑलवेज टू टेल, तो कभी नहीं होगा, तो ए बी और डी आपका आंसर हो गया। ये देखिए मैन विटनी का दिया गया है, इसको एक बार आप देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है गिवन बिलो टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दिया है, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड अनदर इज लेबल्ड एज रीजन। मीन डेविएशन इज अबाउट 80% ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन, बिल्कुल 100% बात सही है। क्वार्टाइल डेविएशन इज द 2/3 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो असर्शन रीजन सही है, लेकिन एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, क्योंकि दोनों मीन डेविएशन, एक मीन डेविएशन और एक क्वार्टाइल डेविएशन की बात कर रहा है, तो ए और आर ट्रू जरूर है लेकिन करेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। अब यहाँ देखिएगा क्वार्टाइल डेविएशन इज अगर 60% ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन लिखा होता तो कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। अगर क्वार्टाइल डेविएशन इज अबाउट 60% ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन होता तो आंसर क्या होता, मुझे बताइएगा कमेंट्स करके। चलिए अब कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग टू पॉजिटिव स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन। जब पॉजिटिव स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन हो तो मीन हमसे बड़ा, सबसे बड़ा होना चाहिए। ये छोटा है मीन गलत हो गया, सर ये भी मीडियन छोटा है गलत हो गया, मीडियन बड़ा है सही हो गया, मीन का कोई रोल नहीं है, तो ए और डी क्या होगा, इसका आंसर होगा। चलिए फॉर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद n 30q.7 द मीन वेरिएंस विल बी, तो सर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन हो जाता है np और स्टैंडर्ड डेविएशन होता है √npq, तो वेरिएंस क्या हो जाएगा, वेरिएंस हो जाएगा npq सिर्फ हो जाएगा, है ना जी सर। तो अब हमको n मेरे पास है और q मेरे पास है, p निकालना है, तो p के लिए क्या फॉर्मूला होता है सर, p = 1 - q, तो 1 - 0.7 यानी कि 0.30 आपका क्या आ जाएगा, p आ जाएगा जी सर। अब निकाल लीजिए मीन, मीन = np यानी कि n कितना हो गया सर, n हो गया 30 × p हो गया 30 यानी कि 9।
और फिर निकाल लीजिए वेरिएंस। वेरिएंस कितना हो गया NPQ, बात समझ में आ रही है जी। तो n कितना हो गया सर N30, P कितना हो गया 0.30 और ये कितना हो गया 0.7, यानी कि 7 P 63 6.3। तो 9 और 6.3 किसमें आंसर है थर्ड। तो यही आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, देख रहे हो, ये हो गया आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है विच अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ द प्रोसेस हाइपोथेसिस टेस्टिंग प्रॉपर सीक्वेंस। लो जी, हाइपोथेसिस टेस्टिंग से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं, क्या बोल रहा है। सबसे पहले क्या करेगा, सेटअप करेगा नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद सेलेक्ट करेगा लेवल ऑफ सीक्वेंस, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद क्या करेगा सर, उसके बाद टेस्ट सेलेक्ट करेगा कि भाई कौन सा टेस्ट लेना है, यही करेगा हाँ कि ना जी सर। उसके बाद फिर एस्टेब्लिश करेगा डिसीजन रूल, और डिसीजन रूल के बाद फिर लगा देगा क्या परफॉर्मेंस कंप्यूटेशन, और फाइनली ड्रॉ करेगा कंक्लूजन। तो BAECDF यही होगा आपका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 में क्या, आइए जी देखते हैं 48 में क्या। सबसे पहले डिस्पर्शन क्या है, वेरिएशन ऑफ डेटा बोलते हैं इसको, नहीं कार्ल पियर्सन मेजर्स ऑफ कोरिलेशन। सर ये क्या हो गया, सर ये हो गया आपका बेस्ड ऑन रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज, ये हो गया जी सर। चलिए उसके बाद क्या, बॉल की तरह मीडियन और क्वार्टाइल डेविएशन में, और कैली जो है यूजिंग परसेंटाइल। तो आ जाइए A का 4 है ना, B का 2, A का 4 B का 2, ठीक है, और C का 1, ये हो गया थर्ड नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ कोरिलेशन ऑफ कोएफिशिएंट। सही नहीं है, कौन सा कोरिलेशन के बारे में सही नहीं है। तो पहले सही वाला ढूंढ लें। हाँ सर, कह रहा है डिपेंड्स ऑन द ओरिजिन, नहीं सर। डिपेंड्स ऑन द स्केल, नहीं सर। डिपेंड्स ऑन बोथ ओरिजिन स्केल, नहीं। तो ये तीनों गलत है, यही तीनों तो भाई आएगा आंसर आपका A, B और C। अब देखिए कह रहा है correlation coefficient is independent with respect to origin and is independent with respect to unit of scale। दोनों में ये इंडिपेंडेंट है, ये दोनों बात बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पूछा गलत है, तो A, B, C आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है इन अ सर्वे पीपल आर चूजन फ्रॉम द क्लास फ्रेंड्स और द नेबर्स फॉर द पर्पस ऑफ नोइंग देयर प्रेफरेंस ऑफ अ सर्टेन ब्रांड सॉफ्ट ड्रिंक इज एन एग्जांपल ऑफ। बोल रहा है एक सर्वे में क्लास फ्रेंड्स और नेबर्स से आपने क्या किया, डेटा कलेक्ट कर लिया, सॉफ्ट ड्रिंक के बारे में पूछ लिया, उसको किस तरह की सैंपलिंग कहते हैं। तो वो हो गया कन्वीनियंस सैंपलिंग, मतलब अपने ईज के हिसाब से आपने उसको उठा लिया। तो आंसर आपका कन्वीनियंस होगा, 1 नंबर होगा। लीजिए जी, आपके 50 क्वेश्चन हो गए कंप्लीट स्टैट्स के। उम्मीद है आपको मजा आएगा। पिछले बार का स्टैट्स वाला क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन आया था भाई साहब, ठीक है, जो मैंने कराया था। तो याद से इसको करके जाइएगा, बाकी ऊपर वाले की मर्जी में इस बार भगवान नहीं बोल रहे हो इससे आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पिछले बार आ गया था, हो सकता है इस बार भी आ सके, है ना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।